नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत दौरे पर आए मालदीव के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी मत मजहब संप्रदाय के लोगों को करना होगा एक दूसरे का सम्मान। उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक दिलाई जाएगी सजा। झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मामले पर शिवराज सिंह का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, लागू करेंगे एनआरसी, राज्य में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा चुनाव। और इजरायल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की मना रहा है पहली बरसी। नोवा फेस्टिवल स्थल पर जुटे इजरायली। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अभी द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट आया है, उसमें प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद साफ तौर पर यह कहा गया कि भारत एक रिस्पॉन्डर की भूमिका में काम करता है मालदीव के लिए, और इसीलिए इस उच्च स्तरीय वार्ता के अंदर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है और मालदीव के राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करते हुए भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका को अदा किया। और प्रधानमंत्री ने बताया कि पुनर्विकसित हानिमाधो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, साथ ही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा और इस अवसर पर भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स मालदीव को सौंपे जाएंगे। मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर सार्थक बातचीत हुई है। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने प्रधानमंत्री के 2047 तक के विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। साथ ही अमित शाह ने मार्च 2026 तक सबके सहयोग से वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति पाने का आह्वान किया। सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले इस देश से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध दिखे हैं, वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक
विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। जब विकसित भारत के शब्द को एलोब्रेट करते हैं तो विकास 130 करोड़ की जनता तक पहुंचे, उसमें 8 करोड़ हमारे ट्राइबल भाई बहन भी समाहित होते हैं। और अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो नक्सलवाद है। नक्सलवादी गांवों को ना शिक्षा से युक्त होने देते हैं, ना वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं देने देते हैं, ना कनेक्टिविटी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ना टेलीफोन सुविधाएं, पोस्ट और बैंकिंग सेवाओं को भी आगे बढ़ने देते हैं। अंततोगत्वा हम सबका यह लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे संयुक्त प्रयास, सभी राज्यों के साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं। वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास, उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इंप्लीमेंटेशन से हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने के लिए हमने 2 रूल ऑफ लॉ बहुत समय पहले देश ने तय किए थे। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज प्रस्थापित करना और गैर कानूनी हथियारी गतिविधियों को पूर्णतया से बंद करना। और दूसरा, इतने लंबे नक्सल आंदोलन के कारण एक क्षेत्र जो विकास से महरूम रह गए, विकास वहां पर पहुंचा नहीं है, उनकी जो क्षति हुई है वो क्षति को बहुत तेजी से बढ़ते हुए, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे सस्ता अनाज की दुकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, ये सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ ये कमी को पूरा करना। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सफलता प्राप्त करी। 2022 में पहली बार वामपंथी उग्रवाद की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही। 30 साल के बाद पहली बार ये आंकड़ा 100 के नीचे टच किया है। वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से आशा की किरण दिखाता है। 14 से 24 में बहुत कम घटनाएं दर्ज होती गई है, ग्राफ लगातार नीचे गया है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी ग्राफ जबरदस्त आगे बढ़ा है। एक प्रकार से इसका विहंगावलोकन करें तो वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीमबांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए। वहां पर सैचुरेशन का काम चालू हो गया है और एलडब्ल्यू का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। 2019 से हमने एक
बहुकोणीय रणनीति को अमल में लाया। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, इसके लिए हमने वैक्यूम्स ढूंढे और एक ही साल में 194 से ज्यादा कैंप हमने प्रस्तापित किए हैं। और मैं मानता हूं कि इससे हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। 45 पुलिस स्टेशन और इसके माध्यम से सिक्योरिटी वैक्यूम को खत्म करना, स्टेट इंटेलिजेंस की शाखाओं को सुदृढ़ करना, राज्य के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है, इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार है। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था और 24-25 अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूर है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू कर
शुरू किया था, इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये भी एक पूर्ण रूप से नई योजना शुरू हुई। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पहले 66 बनाए गए 10 साल में, अब 10 साल में 544 बनाए गए हैं। सड़क नेटवर्क पहले 2,900 किलोमीटर बनाया गया, इस 10 साल के अंदर सड़क नेटवर्क 11,500 किलोमीटर बनाया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विगत 10 साल में 4 से 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे। 14 से 24 में 15,300 टावर लगा दिए गए हैं और उसमें से 5139 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है। एकलव्य मॉडल स्कूल 2014 के पहले 38 स्वीकृत हुए थे, एक भी नहीं बना था। अब 216 स्वीकृत हुए और उसमें से 165 एकलव्य मॉडल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। एयर एफर्ट्स इसके लिए नील खर्चा था, अब लगभग 1,000 करोड़ रुपया एयर एफर्ट्स का हम खरीद रहे हैं और ट्रॉमा सेंटर जगदलपुर में बनाया है 131 करोड़ के खर्च से। ये बताता है कि हमने कितनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि आंकड़े भी हमारे इस सारे एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी, मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है। और नागरिक और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है। हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 है, इसकी जगह 42 हुए हैं, 57% कमी हुई है। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने सच ही कहा है, ये जिलों की संख्या इसलिए थोड़ी ज्यादा दिखती है कि 42 में से 21 जिले नए बने हैं। अगर पुराने जिलों का हिसाब करें तो अब सिर्फ 16 जिले बचे हैं। तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंथी उग्रवाद के लिए बने। हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं, इसमें 50 पुलिस स्टेशन नए बने हैं। तो एक प्रकार से 120 पुलिस स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसक घटनाएं हुई है। और मैं मानता हूं कि ये सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के साझा संयुक्त प्रयास का परिणाम है और हम इसको और दृढ़ता के साथ और स्फूर्ति के साथ और एक ही दिशा में आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। माओवादी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या में भी जो कमी है, इसमें भी कुछ जिलों को हमने, जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों का सुझाव आया था, एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में चालू रखने का निर्णय किया है, इसलिए वो है, अदरवाइज वहां पर आज शांति हो गई है। छत्तीसगढ़ की सफलता हम सब के लिए उत्साह की प्रेरणा लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में केवल हथियारी ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सरेंडर हुए वो भी एक अलग बात है, परंतु इसके अलावे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। इसके कारण गांव में स्कूल पहुंचा है, सस्ता अनाज की दुकान पहुंची है, सस्ती दवाइयों की दुकान पहुंची है, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और सेकेंडरी स्कूलों की भी शुरुआत हुई। और मुझे कहते हुए आनंद हुआ है कि कई गांव इस चुनाव में ऐसे थे, जनरल इलेक्शन में, जिन्होंने 30 साल के बाद वोटिंग किया है, वहां पर वोटिंग हुआ है, वरना पोलिंग पार्टी जाती थी
नील वोटिंग का डब्बा लेकर वापस आती थी। पहली बार 70% वोटिंग किया गया है। सुरक्षा वैक्यूम को कम करने के लिए 2019 से अब तक हमने 280 नए कैंप बनाए हैं, 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए हैं और सीआरपीएफ की 6 बटालियन नई अलग अलग राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता में हमने भेजा है। इसके साथ साथ एनआईए को भी हमने एक्टिव कर इनके वित्तीय पोषण को भी रोकने का हमने ऑफेंसिव रणनीति अपनाया है, जिसके कारण इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी, अब सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी हुई है। डिफेंसिव नीति को बदलकर ऑफेंसिव रणनीति अपनाई है। कई ऑपरेशन 13 दिन, 10 दिन, 12 दिन के चलाए गए, जिसके कारण घेरा कर अगर 12 दिन ऑपरेशन चलता है तो उनको भागने का समय नहीं मिलता है। एनआईए द्वारा प्रोसिक्यूशन के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। यूएपीए में जो केस रजिस्टर होते हैं, इसको सजा कराने तक की पूरी कार्य योजना एनआईए ने बनाई है और ढेर सारे राज्यों की ट्रेनिंग भी की है। मेरा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि आपके यहाँ जो केस पेंडिंग है, वो केसों में एनआईए की टीम को बुलाकर आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ट्रेनिंग कराएंगे तो इससे हमें फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाओं के अलावे सड़क, टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं की सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सभी बिंदुओं पर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना शुरू किया है। इसके भी अच्छे नतीजे मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। टेलीफोन कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क और शिक्षा, ये तीनों के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके बगैर केंद्र सरकार ये सारे काम समाप्त नहीं कर सकती। मेरा सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से आग्रह है कि ये विकास के कामों की आपके द्वारा कम से कम महीने में एक बार रिव्यू हो। मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की जो थोड़ी तकलीफ होती है, इसको आप लोग मदद करिए। हमने 3C मतलब 3 स्तर पर कनेक्टिविटी में सुधार लाना, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक और पोस्ट ऑफिस को वहां तक पहुंचाना, इसको विशेष ध्यान दिया है। मित्रों, नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैर कानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार
फाइनल पुश देकर समाप्त करें। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा, हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इसके मूल समेत उखाड़ देने के संकल्प कर कर इस सम्मेलन से हमें जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मेरा आप सभी आग्रह है कि हम देश की जनता को सब एकत्रित करें। ऐसे ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। अब विकास के आड़े कोई बाधा नहीं है। अब कभी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और अब आइडियोलॉजी के नाम पर किलिंग भी नहीं होंगे। ये सभी संयुक्त घोषणा हम सब अप्रैल 26 में कर पाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप सभी ने बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए, मेरे पास सबके जवाब भी है, काफी सारा पाइपलाइन में है, मगर गृह मंत्रालय आपको एक डिटेल नोट इस पर भेज देगा। मैं कोई ज्यादा इस पर टिप्पणियां करना नहीं चाहता हूं। एक दो छोड़कर सभी चीजें पाइपलाइन में है और जो एक दो बाकी है उसमें भी गृह सचिव जी आज ही दोपहर को सड़क के लिए तो उन्होंने शायद मीटिंग रखा है, मगर एक दो दिन में ये सारे चीज जो माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाई गई है इसका हम गृह मंत्रालय की ओर से आपको त्वरित रिस्पांस भेजेंगे। फिर से एक बार आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो विश्वास दिलाया है ये निश्चित रूप से जमीन पर लड़ने वाले हमारे सिपाही के बल और उत्साह में वृद्धि करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वंदे मातरम। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। और मेवा सिंह लाडवा।
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। भारत दौरे पर आए मालदीव के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को करना होगा एक दूसरे का सम्मान। उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक दिलाई जाएगी सजा। झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मामले पर शिवराज सिंह का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना, कहा लागू करेंगे एनआरसी, राज्य में रोटी बेटी और माटी की रक्षा के मुद्दे पर होगा चुनाव। और इजराइल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की मना रहा पहली बरसी, नोवा फेस्टिवल स्थल पर जुटे इजरायली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम ने बताया कि पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, साथ ही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स मालदीव को सौंपे गए। मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर हुई सार्थक बातचीत पर संतोष व्यक्त किया। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों ही देशों ने आपसी सहयोग के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। किस तरह से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाते हुए उन क्षेत्रों को रेखांकित किया गया जिनमें आने वाले समय में आगे सहयोग को और बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति मुइज्जू का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुइज्जू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो नक्सलवाद है। अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक देश इस समस्या से मुक्ति पालेगा। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं है।
जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटें। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के साथ बैठक करेंगे। उसमें पहले मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही विस्तृत संकल्प पत्र आने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, जो अब घटकर मात्र 28% हो गई है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी, हिंदू और बाकी, बुरी तरह प्रभावित हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। राज्य में घुसपैठ न हो, इसके लिए झारखंड में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसवा रही है, यहां के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का आरोप लगाया। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह विदेशी सरजमीन में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और पीएम मोदी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आज राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ
और कहना चाहता हूं कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है, और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अभी कई युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार के 5 साल पूरे होने पर 1,70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। हम आज भी 400 युवाओं को नियुक्ति दिया हूं। कुल मिला के हमारे सरकार की समय नियुक्ति प्राप्त करने वाला युवा युवतियों का संख्या 1,25,000 क्रॉस कर चुका है। लगभग 40,000 पोस्ट का नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। हम चुनाव का समय 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मेरा लगता है कि जब हम 5 साल पूरा करेगा तब तक हमारा नियुक्तियों का संख्या 1,70,000 तक स्पर्श करेगा। असम में कभी भी इतना बड़ा नियुक्ति नहीं हुए थे। और कल आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा नतीजों को लेकर हर दल की अपनी तैयारी है। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए आगामी रणनीतियों को लेकर भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे, और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। उधर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का परिणाम कल आने वाला है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठे चलना है। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के खैरासोल के पास कोयला खदान में भीषण विस्फोट हुआ है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 3 घायल हो गए हैं। यह कोयला खदान निजी पट्टे पर थी। दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के ब्रिज कैंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतन टाटा 86 वर्ष के हैं। इससे पहले ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात आई थी। खबरें आ रही थीं कि उन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। हालांकि रतन टाटा की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें स्वास्थ्य को लेकर आ रही खबरों को बेबुनियाद बताया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रतन टाटा के अकाउंट से कहा गया है कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, ये रूटीन चेकअप का हिस्सा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर कोई अफवाह नहीं फैलाए जाने की अपील की है। 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास में दर्ज वो पन्ने जिन्हें इजरायली नागरिक शायद ही कभी भूल पाएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले आज के ही दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 इजरायली नागरिकों को निर्दयता निर्ममता के साथ मार डाला था। पिछले 1 साल में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। कुछ बंधकों को छोड़ा गया तो कई मार दिए गए। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई को आज 1 साल पूरा हो गया है। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। हमास के इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और करीब 250 लोगों को हमास ने अगवा कर लिया था। आज भी इजराइल के कई लोग हमास की कैद में हैं। हमले के तुरंत बाद ही इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे। आइए नजर डालते हैं अब तक के घटनाक्रम पर।
इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर पहली बार हमला किया था। हमले में 1200 लोगों की हत्या हुई थी और 250 अन्य को बंधक बनाया गया था। 8 अक्टूबर 2023 इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला किया था। 24 नवंबर 2023 हमास और इजराइल के बीच पहला संघर्ष विराम शुरू हुआ था। 30 नवंबर 2023 संघर्ष विराम समाप्त हुआ। 2 जनवरी 2024 बेरूत पर इजरायली हमले में हमास के उपनेता सालेह अल अरौरी की मौत हुई। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। 5 मई 2024 दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा शहर के पास 3 इजरायली सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 2024 इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की मौत। 31 जुलाई 2024 हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया की मौत। 7 अगस्त 2024 इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक गोदाम पर बमबारी की जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। 25 अगस्त 2024 इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइलें दागी। 20 सितंबर 2024 इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हुई। 27 सितंबर 2024 इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हुई। 23 सितंबर 2024 इजरायली सेना ने